गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और मैं आपको बता दूं कि ये आज हमारा वीडियो लेक्चर जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। आज चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग फिर नया चैप्टर लेंगे और नए चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी, क्या कर रहे हैं आप लोग, तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, किस तरह का सपोर्ट आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर से मिल रहा है और क्या सपोर्ट आपको चाहिए। तो बच्चों, मैं आज जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो धारिता चैप्टर से है। और धारिता चैप्टर जो है वो स्थिर वैद्युतिकी में आता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला सवाल यह है कि यदि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी। तो बेटा मैंने क्या बोला है कि संधारित्र का प्लेट ये हुआ, बोलो हाँ या ना। और इसके बीच में हम धातु की छड़ ऐड करने वाले हैं। हम इसके बीच में धातु की छड़ घुसाने वाले हैं इस तरह से। ये लीजिए, मैंने धातु की छड़ घुसा दिया जिसका मोटाई T है और परावैद्युतांक K है। अब धातु का परावैद्युतांक जो होता है ना वो अनंत होता है। एग्जाम में पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा। धातु का परावैद्युतांक यानी K का मान अनंत होता है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हमने छड़ को घुसाया नहीं इसके अंदर, इस संधारित्र के अंदर, तब अगर इनके बीच की दूरी d हो और प्लेट का क्षेत्रफल a हो और बीच में हवा हो, इनके लिए धारिता का मान होता है एप्सिलॉन नॉट a बाय d। लेकिन जब हमने धातु की छड़ इसमें घुसा दिया, इंसर्ट करा दिया, तब नई धारिता जो होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस का t और प्लस का t बटा में k। ओके, ये हो जाएगी नई धारिता। अब ये वाला k जो है, ये वाला k जिसका की मान अनंत है, वो वाला k के कारण ये c डैश का मान भी कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी नई धारिता कितनी हो जाएगी, अनंत। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने वाले चालक का विद्युत धारिता का मान क्या होता है। भूयोजित चालक मतलब ऐसा चालक जो अर्थ किया हुआ हो, मतलब अर्थिंग किया हुआ हो। ओके, और उसको किसी आवेशित चालक के निकट ले जाते हैं तो चालक के विद्युत धारिता यानी C का मान क्या होगा। तो आंसर रखना है बढ़ेगा। ओके, क्योंकि उनके बीच में क्या हो जाएगा, आवेशित चालक और भूयोजित चालक के बीच में प्रेरण होगा। ठीक है, जिसके कारण जो विभवांतर का मान होगा वो घटेगा और विद्युत धारिता जो होगी वो बढ़ेगी। ओके, अगला, यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के बीच रख दिया जाए, ठीक है, तो इसकी धारिता क्या होगी। अभी मैंने बोला कि शीशे की छड़ जो कि परावैद्युत पदार्थ है और परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से ज्यादा होता है, तो नई धारिता जो होती है ना वो होती है K गुना पुरानी धारिता, यानी ये धारिता है हवा वाली। ओके, और ये धारिता है जब हमने उसमें शीशे की छड़ रख दिया तब, शीशे की छड़ के साथ। ओके, और K का मान होता है 1 से ज्यादा, तो C डैश जो है वो ज्यादा हो जाएगा किससे, C से, यानी धारिता जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण PI है। ओके, किसी विद्युत क्षेत्र में, आप पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये -Q, ये +Q, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। और इसकी दिशा x डायरेक्शन में कितना दे रखा है, PI। और P का मान क्या होगा, कोई बताएगा मेरे को।
P क्या होता है, तो P का मान अगर इन दोनों के बीच की दूरी 12 होता, माइनस Q और प्लस Q के बीच की दूरी अगर 12 होता तो P का मान होता Q गुना 12। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? P का मान कितना होता, माइनस Q गुना में 12। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी भी डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, वो क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा। क्लियर है? जहां पे थीटा होता है एंगल बिटवीन P एंड E। ओके, अब आप इस क्वेश्चन में देख करके हमें बताओ कि विद्युत क्षेत्र की कोई भी दिशा आपको दी गई है क्या, कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, ये आपको क्लियर नहीं दिया गया। ना एक्स दिशा में, ना वाई, ना जेड, कोई दिशा नहीं दिया हुआ है, ना ही माइनस एक्स दिशा में। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूं कि अगर पी वेक्टर की दिशा और ई वेक्टर की दिशा सेम होती तब थीटा लेते 0 डिग्री, तब यू आता माइनस का पी ई कॉस 0, यानी माइनस का पी ई आ जाता, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता। अगर पी वेक्टर इधर होता और ई वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता, यानी थीटा होता 90 डिग्री, तब पोटेंशियल एनर्जी cos 90 का मान 0 होता है, तो वो 0 होता। और अगर पी वेक्टर इस दिशा में होता और ई वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता, तब थीटा होता 180 डिग्री दोनों के बीच में, तब पोटेंशियल एनर्जी प्लस ई होता। बट हमें क्वेश्चन में ई का डायरेक्शन ही नहीं दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि 0 0 0 ऋणात्मक और धनात्मक के बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की कोई निश्चित दिशा हमें दी नहीं गई है, तो हम आंसर में कहा नहीं जा सकता यहाँ लिख सकते हैं। ओके, अब इन तीनों में से अगर कोई सिचुएशन दिया हुआ होता तो हम वो आंसर कर देते। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक्स अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे गए हैं, तो विभव v का मान होगा। आप देखो, विभव जो होता है धनात्मक आवेश के कारण धनात्मक होता है, तो अगर मैं कहूं कि इस जगह पे x का मान 0 है, यानी मूल बिंदु पे एक आवेश q रखा गया है, और इस जगह पे x का मान 2a है, यहाँ पर 2q आवेश रखा गया है, तो q और 2q के बीच में मैं कहीं भी कोई भी पॉइंट चुनूं तो मेरा v जो होगा वो धनात्मक ही होगा। फिर इधर q के बाईं तरफ मैं कोई भी पॉइंट चुनूं तो धनात्मक होगा, 2q के दाईं तरफ कोई भी पॉइंट चुनूं तो v का मान धनात्मक होगा, क्योंकि आवेश धनात्मक है। हाँ, ये अलग बात है कि दूरी बढ़ने के साथ मान लो मैं अनंत पे चला गया, तो अपने को पता है कि v का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बटा में R। अगर R अनंत हो जाएगा तब भी 0 हो सकता है, यानी कहने का मतलब हमें दूरी जो है वो अनंत पे लेके जाना पड़ेगा। ऑप्शन डी सही होगा। कह रहा है त्रिज्या R के एक छल्ले पर धन आवेश Q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है, तो छल्ले के केंद्र पर कितना होगा। तो बेटा एक धन आवेश है, इस पर Q, इसकी त्रिज्या R है, और विभव जो है वो अनंत पर 0 है, तो अनंत पर 0 है, तो मैं आपको बता दूं कि इस छल्ले के सतह पर जो विभव होगा वो कितना होगा, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि वो होगा KQ बटा में R, और जो विभव सतह पे होगा वही इसके केंद्र पर होगा, तो केंद्र पर भी कितना हो जाएगा KQ बटे में R, और K के जगह क्या लिखेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 और C2 है, समांतर में जुड़ा हुआ है, तो समतुल्य धारिता क्या होगी। समांतर में जुड़ा हुआ हो तो समतुल्य धारिता आप ऐड कर दीजिए, यानी C1 प्लस C2 कर दीजिए, काम खत्म। अगला आते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धातु है का खोखला गोला इस तरह से इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर यानी सरफेस पर जो विभव है वो 10 वोल्ट है। त्रिज्या दिया हुआ है आपको R, और R का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके केंद्र पर क्या होगा। बेटा एक बात ध्यान रखो कि अंदर में E0 होता है
और V का मान कांस्टेंट होता है। कोई भी धातु का गोला हो उसके अंदर E का मान 0 होता है, V का मान कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट कितने के बराबर होगा? सरफेस पर जितना विभव होगा उसके बराबर। तो सरफेस पर 10 वोल्ट है तो केंद्र पर भी 10 वोल्ट होगा आंसर। अगला है एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। तो ऑब्वियस सी बात है नई जो धारिता हो जाएगी वो फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, यानी ये हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। डी प्लेटों के बीच की दूरी होगी। तो कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए कि धारिता पहले जैसी बनी रहेगी। तो पहले वाली धारिता कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ये धारिता थी। अब हमें एप्सिलॉन नॉट A बाय डी लेकर के आना है इसको, तो हमें दूरी कितनी करनी चाहिए? तो दूरी 6d कर देनी चाहिए, तब ना 6 और 6 कट जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी बचेगा C डैश का भी मान। तो हमें करना क्या पड़ेगा? दूरी को 6 गुना करना पड़ेगा, यानी प्लेटों की बीच की दूरी को 6 गुना बढ़ानी पड़ेगी। अगला है प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश से एक आवेशित पारा की 8 बूंदे, यानी नंबर ऑफ ड्रॉप यानी कितना है? 8 बड़ा करके एक बड़ा बूंद बनता है। सभी ड्रॉप की त्रिज्या R है और सभी पर आके आवेश जो है वो Q है। तो बड़े बूंद की धारिता पूछा है, मैंने इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। बड़े बूंद की धारिता जो होती है वो होती है n का पावर 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता। ओके, तो n का मान दे रखा है 8, तो 8 का पावर 1/3 और गुना में 1/3 गुना में छोटे बूंद की धारिता। तो 8 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 का पावर 3, और इस पर जब पावर 1/3 आ जाए तो बड़ा बूंद जो हो जाएगा वहां से 3 और 3 कट जाएगा, यानी 2 का पावर 1 बचेगा, यानी 2 गुना C स्मॉल हो जाएगा। कौन सा? बड़ा बूंद। तो 2 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला बहुत काम का है आपके लिए। अगला, यदि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E हो, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और आवेश है E, और यह विरामावस्था से, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है, से चलना शुरू करे, तो और यह विरामावस्था से v वोल्ट विभवांतर से गुजरे, तो हम जानते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा, यानी गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगी, यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा? QV, और वही हमारा होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, यानी गतिज ऊर्जा में वृद्धि, और Q का मान दे रखा है E, और विभव का विभवांतर का V दे रखा है। तो कितनी ऊर्जा से बढ़ोतरी होगी? जो होगी वो होगी EV जूल से, तो ये हो जाएगा EV जूल। कह रहा है अगर आविष्ट चालक स्थिर विद्युत स्थिति में है तो इसके भीतर के बिंदु पर क्या क्या सिचुएशन हो सकता है? तो कोई चालक है तो चालक के भीतर के बिंदु पर E 0 होता है और V का मान कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब नियत, अचर। अब E 0 होता है तो E किसको बोलते थे? याद है फॉर्मूला? -dV/dx को, और dV/dx को क्या बोलते थे? नाम याद है? विभव प्रवणता, है ना, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता का मान क्या होगा? 0 होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा चालक है। तो चलिए लास्ट स्टेज पे हैं। इस जगह के अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए गए हैं तो विभव होगा। तो V बराबर होता क्या है? KQ/R। तो जिसकी त्रिज्या कम उसका विभव ज्यादा, इसका मतलब छोटे गोले पर ज्यादा होगा। अगला, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए, दो गोले अलग अलग आवेशित कर दिए, यानी Q1 और ये Q2, और ये दोनों को जोड़ दिए, तो क्या संरक्षित रहेगा? तो ऑब्वियस सी बात है आवेश। आवेश जो होगा वो संरक्षित होगा। ओके, तो कहने का मतलब दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, आवेश में कोई हानि नहीं होगी। अगला, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? तो खोखला गोला चालक है, उसको आप करने वाले हैं धन आवेश देने वाले हैं, तो अंदर में V का मान सतह के बराबर होगा, और V अंदर में सतह के बराबर होगा, और सतह पे जो विभव होगा वो धनात्मक होगा। कितना? KQ/R, और हर जगह समान होगा, तो आंसर होगा धनात्मक और समरूप।
हर जगह गोले के अंदर विभव का मान समान रहता है, क्योंकि ई का मान 0 होता है। तो बच्चों मैंने खत्म कर दिया है ये चैप्टर। आप भी बने रहिए हमारे साथ और मिल करके इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। हम आपके साथ इसी तरह से लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे।